हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल फ्यूचर स्टडी। तो गाइस, इस वीडियो में जो बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट है सेमेस्टर 5 के, जो आपने हिस्ट्री सब्जेक्ट ले रखा है, इसके क्वेश्चन विद आंसर आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि गाइस, जो इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट 18 क्वेश्चन विद आंसर की पीडीएफ तैयार की है, जिसमें से आपके पेपर में 8 क्वेश्चन आपको इसमें से देखने को मिलेंगे, जिसमें से आपको 4 क्वेश्चन अटेंड करने होते हैं पेपर में। और ये पता है आपको, टोटल आपके 6 यूनिट है। 6 यूनिट से हमने 18 क्वेश्चन लिए, तो आप मान के चलिए एक यूनिट से आपका 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो कंफर्म है 100% की, जो आपके पेपर में देखने को जरूर मिलेगा। किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। तो ये 18 क्वेश्चन है गाइस। अगर आप चाहते हैं तो इसमें से पता है 10 क्वेश्चन भी अगर आपने याद कर लिया था ना, तो उसमें से ही आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे। अगर आपने 3 यूनिट भी कर लिया, आपने 6 यूनिट नहीं किया, 3 यूनिट से ही 4 क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर बन जाएंगे। तो अगर आपने 50% सिलेबस भी कंप्लीट किया तो आपको पास हो सकते हैं स्टडी करके, ठीक है। तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन कराया था आपको, यूनिट फर्स्ट के अकॉर्डिंग हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करा चुके 3, और यूनिट सेकंड से हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कराए थे। एंड अब आपको यूनिट थर्ड का एक क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो किसी भी स्टूडेंट को इस पीडीएफ को परचेज करना है तो आप कर सकते हैं, देख सकते हैं 30 पेज की पीडीएफ है, ज़्यादा हैवी नहीं। आप इसको कम से कम 3 से 4 घंटे में आप इसे पढ़ के समझ के याद कर सकते हैं। कुछ पॉइंट जो मेन पॉइंट है आप याद कर लेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग भी कुछ पेपर में बना के लिख सकते हैं, जब आपको पॉइंट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पता होगा। तो ये भी क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा चुके हैं। और इससे पहले की वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये क्लासेस हमारी 4 होने जा रही है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपकी कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर जो 5 था, ये वाला क्वेश्चन हमने नहीं करा रखा है। क्वेश्चन देख सकते हैं, आपको जो इसमें हम क्वेश्चन करा चुके हैं वो आपको पहले बता दें। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है, वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन 6 भी कंप्लीट है, ठीक है। फिर क्वेश्चन 7 आपका बच जा रहा है, तो जो कि इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग आपको पीडीएफ परचेज करेंगे तो सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसमें हम आपको जो यूनिट थर्ड है उसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन बता देते हैं। तो ये देखिए, यूनिट थर्ड का क्वेश्चन आपके सामने, उदारवादी, नारीवादी और उसके दृष्टिकोण की भूमिका और महिलाओं के मताधिकार आंदोलन की सीमाओं का वर्णन कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में हम कंप्लीट करा दे रहे हैं। एंड बाकी क्वेश्चन के लिए आप इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपको पता है, क्लासेस फर्स्ट में जो क्वेश्चन है इस पीडीएफ में 18 क्वेश्चन है, वो सभी क्वेश्चन हमने बता रखे हैं। और आंसर भी आपको बताए गए किस टाइप से इसमें पीडीएफ में आंसर लिखे हैं सभी क्वेश्चन के, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन विद आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, उदारवादी, नारीवादी और उसके दृष्टिकोण। उदारवादी नारीवादी के तक की क्षमता के आधार पर हर व्यक्ति के अंतर्निहित गरिमा और मूल्यों में विश्वास किया। तो जो उदारवादी और नारीवादी है ना, उसकी क्षमता के अकॉर्डिंग जो व्यक्ति है ना, अपने मूल्यों प्लस उसमें विश्वास किया गया है। उनके लिए सभी के लिए सम्मान अवसर अपने स्वयं के अच्छे जीवन तक पहुंचने के लिए एक महत्वपूर्ण है। तो मतलब देखो, उनके लिए क्या, आप सभी के लिए अगर देखा जाए तो सम्मान अवसर मिलेंगे बिना भेदभाव के, तो आप एक अच्छा जीवन जी सकते हैं, ये आपको सभी को पता है। इसलिए उदार नारीवादियों ने शिक्षा, नौकरी, श्रम के यौन विभाजन में भेदभाव के खिलाफ लड़ाई लड़ी। तो जो उदारवादी होते हैं, जो नारीवादी लोग होते हैं, वो शिक्षा के अकॉर्डिंग, नौकरी के अकॉर्डिंग, जो आपके काम संबंध, यौन, इन सभी भेदभाव के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी कि हमें समानता का अधिकार चाहिए। शुरुआती उदारवादी नारीवादी महिलाओं के लिए सुरक्षात्मक कानूनों के खिलाफ थे, क्योंकि उनका मानना था कि महिला और पुरुष समान है और उन्हें विशेष कानून की आवश्यकता नहीं है। तो देखो, शुरू में पहले ये जो नारीवादी लोग थे, जो महिलाओं को कुछ स्पेशल कानून होते थे उसके खिलाफ थे, क्योंकि उनको ये मानना था कि जो पुरुष और महिलाएं दोनों समान है, महिलाओं को कोई भी विशेष कानून की ज़रूरत नहीं है। बाद में उदार नारीवादियों ने महसूस किया कि महिला के खिलाफ सामाजिक भेदभाव बेहतर, व्यापक और शक्तिशाली है। और बाद में पता है, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जो महिलाओं के खिलाफ ना भेदभाव और ये जो सामाजिक में भेदभाव होते हैं, ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इसके लिए उन्हें कुछ अधिकार चाहिए। तो देखिए, इससे निपटने के लिए हमें महिलाओं के लिए सुरक्षात्मक कानून की ज़रूरत है। तो इससे हमें ख़त्म करने के लिए, निपटने के लिए महिलाओं के लिए कुछ कानून चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने पता है आर्थिक स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग भी उस पर महत्व दिया महिलाओं के। उनका मानना था कि महिला को अपने अधीन करके पूरे समाज को नुकसान हो सक रहा है, क्योंकि यह अपनी आधी आबादी के योगदान से वंचित है। और उनका ये भी मानना था कि महिलाओं को अपनी ओर करेंगे तो उनकी जो आबादी है उनसे वंचित किया जा रहा है, उनके नुकसान हो रहा है, क्योंकि जो महिलाओं के साथ गलत किया जा रहा है। उदारवादी नारीवादी ने दावा किया कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय के मूल्य महिला और पुरुष दोनों के अच्छे जीवन के लिए
समान रूप से महत्वपूर्ण है। और जो नारीवादी ने ये भी दावा किया कि जो स्वतंत्रता है, न्याय प्लस समानता, सभी जो स्त्री पुरुष है उनके जीवन के लिए एक अच्छे और महत्वपूर्ण साधन के रूप में, और दोनों को सम्मान दिया जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चन था। इसके आगे देखिए, महिलाओं के मताधिकार आंदोलन की सीमाएं। उदार नारीवादी ने से प्रेरित महिलाओं के आंदोलन जैसे ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका के मताधिकार आंदोलन सामान्य तौर पर महिला द्वारा बड़े स्तर पर सामना की जाने वाली असमानताओं का सवाल उठाने में विफल रहे। तो देखो, जो उदारवादी नारीवादी है उसमें जो ब्रिटेन है और संयुक्त राज्य अमेरिका है, वहाँ मताधिकार होते हैं, लेकिन वहाँ पर पता है जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है, उसमें वो विफल रहे थे। उस मतलब उनको समानता नहीं दिला पाया, असमानता था। ठीक है, वे घर के अंदर बाहर दोनों काम यौन विभाजन के साथ गंभीर रूप से संलग्न नहीं थे। ये आंदोलन काफ़ी हद तक से महिलाओं तक ही सीमित है, और इस प्रकार देखो ये आंदोलन जो थे ना सिर्फ मतलब गोरी जो महिला होती है उनके अकॉर्डिंग ही सीमित है, और जो काले लोग होते हैं उनको नहीं दिया गया। इस प्रकार एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका से महिलाओं की आवाज़ को बाहर रखा गया था। तो मतलब कि जो इनकी महिला की आवाज़ थी उनको दबाया गया, उनको बाहर रखा गया। वे राज्य और अर्थव्यवस्था की उदार पूंजीवादी प्रकृति के बारे में आलोचनात्मक नहीं थे, और इसके अकॉर्डिंग वो नहीं थे। उन्होंने शारीरिक और मानसिक श्रम के बीच स्थापित पदानुक्रम पर सवाल नहीं उठाया। महिलाओं को हीन के रूप में देखने का पूरा तक इस धारणा पर आधारित था कि वो केवल शारीरिक श्रम के साथ संलग्न है। तो महिलाओं को हीन की भावना देखी जाती थी, और उसके ये बताया जाता है वो शारीरिक अकॉर्डिंग ही सही है, बाकी के लिए वो बेकार है। इसलिए पुरुषों के लिए सम्मान नैतिक प्राणियों के रूप में महिला स्वीकृति थी, लेकिन सम्मान तक संगत प्रणालियों के रूप में महिला के बारे में सुनिश्चित नहीं थे। मतलब कि जैसे आप कह सकते हैं जो संबंध के अकॉर्डिंग महिला सही है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग जो आपकी कार्य के अकॉर्डिंग, प्रणाली के अकॉर्डिंग महिला सही नहीं है। असल में उदार नारीवादी ने महिलाओं के मताधिकार आंदोलन को प्रेरित किया, परंतु ये समझने में विफल रहा कि स्वतंत्रता मतदान के अधिकार की मांग तक सीमित नहीं है। देखो, तो उन्होंने नारीवादी ने समझने का प्रयास किया, लेकिन ये उनको समझ नहीं आया कि जो स्वतंत्रता है ना सिर्फ मत अधिकार मिल जाने तक ही सीमित नहीं, उसके आगे भी आपको उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। तो देखो गाइस, ये आपका क्वेश्चन था कि जो कि आपका था उदार नारीवादी, उसके दृष्टिकोण मतलब उनके जो भूमिका क्या है, उसके दृष्टिकोण क्या है, जो महिलाओं के खिलाफ जो हो रहे मताधिकार आंदोलन उनकी सीमा क्या है। तो ये आपके कुछ पॉइंट है, और ये क्वेश्चन का आंसर आपको फाइनली यहाँ कंप्लीट हो चुका है। और एक और चीज़ देखिए कि क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है ये भी इम्पोर्टेंट है। ये आपके देखिए इसमें क्या है कि जो ग्रेट ब्रिटेन है उसके अकॉर्डिंग जो मताधिकार के बारे में आपको पूछा जाएगा पेपर में, देख लीजिए ये वाला। फिर इसके बाद अमेरिका वाला, ये इसमें 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, देख लीजिए 3 ही क्वेश्चन बनते हैं। फिर ये जो अमेरिका के अकॉर्डिंग है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद देखिए एक आपका जो चैप्टर आपका 4 है, इसके अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन हम आपको करा देते हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, इसी में ये देखिए रंगभेद क्या है, इसका महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे पहले देखिए कि जो रंगभेद क्या होता है। समाज को शारीरिक रंग के आधार पर बांटना रंगभेद है। मतलब कि देखो, जो काले गोरे के अकॉर्डिंग लोगों को विभाजित किया जाएगा उसे रंगभेद कहा जाएगा, मतलब रंगों का भेद। समाज के कुछ लोग गोरे और काले रंग के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, इसे ही रंगभेद कहते हैं। तो मतलब काले गोरे आधार पर जो भेदभाव होते हैं उसको रंगभेद कहते हैं। इसके अनुसार काले मनुष्य दिखने में अच्छे नहीं होते, जबकि गोरे लोग बहुत अच्छे होते हैं। मतलब यहाँ अच्छे लिखना चाहिए शायद। तो देखिएगा इसमें बताया जा रहा है कि जो कि काले लोग होते हैं वो अच्छे नहीं दिखते, और जो गोरे लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा सुंदर अच्छे दिखते हैं, ये कहना है इनका। ऐसे लोग किसी भी व्यक्ति की योग्यता को रंग के आधार पर ही आंकते हैं, जो कि गलत है। और ये सब पता है रंग के अकॉर्डिंग ही देखते हैं, जो कि गलत बात है। रंग के विरोध सबसे पहले साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला ने आवाज़ उठाई। रंग भेद का विरोध करने के कारण उनको कई साल तक जेल में रहना पड़ा। इतना कठिन संघर्ष के बाद नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। तो देखो इन्होंने जो इसके अकॉर्डिंग इस आवाज़ उठाई, लेकिन इनको कई सालों तक जेल में डाल दिया गया कि तुम काले गोरे लोग को लेके क्यों भेदभाव क्यों आवाज़ उठा रहे हो, उनके खिलाफ क्यों कर रहे हो। और फिर कई सालों बाद जो इन्होंने संघर्ष किया उसके अकॉर्डिंग ये देखा ये राष्ट्रपति के रूप में एक काले व्यक्ति थे जो सबसे पहले बने थे। ठीक है, इसके बाद देखिए जो महिला का प्रभाव क्या पड़ा। 20वीं शताब्दी की शुरुआत से अफ्रीका महिलाओं ने अफ्रीकियों के आंदोलन को प्रतिबंधित करने वाले पास कानूनों का सक्रिय रूप से विरोध किया। महिला समझ गई थी कि ये कानून अफ्रीका परिवार को अलग कर देगा।
यह संहिताबद्ध करते हुए कि अफ्रीका कहाँ कम कर सकते हैं कि उसके साथ कर रहे सकते हैं। 1900 की शुरुआत में ही अवशेष महिला को प्रोत्साहित कानून को सफलतापूर्वक रोका, जिसके लिए उन्हें पासबुक ले जाने की आवश्यकता होगी। 1953 में हालांकि उनका एक वास्तविकता बनाने की करीब था, क्योंकि सरकार ने घोषणा की कि वह जल्द ही काले अफ्रीका महिलाओं के आंदोलन को प्रतिबंध करने वाले कानून लागू करेगी। तो देखो जो इनका प्रभाव क्या पड़ा कि जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि जो महिलाएं समझ चुकी थी जो कि कानून है सिर्फ अफ्रीका परिवार के अकॉर्डिंग ही देखा जाएगा, और प्लस जो इनके अकॉर्डिंग इसको सरकार द्वारा कानून के द्वारा लागू भी किया जाएगा, और महिलाओं के लिए सरकार समझ चुकी थी, जल्दी इसकी घोषणा भी की जाएगी। इसके आगे देखते हैं। तक ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए। इसके आगे देखते हैं कुछ पॉइंट जो आपके हैं, हम आपको बताते हैं। तो देखिए 1950 के दशक में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस ने बदलते नस्लीय प्रतिबंध के खिलाफ काम करने के लिए जमीनी स्तर पर आयोजन किया। तो 1950 में ना कांग्रेस ने क्या किया कि जो नस्लीय जो प्रतिबंध होते हैं उसके खिलाफ उसने एक आंदोलन, एक कह सकते हैं, यह आयोजन शुरू किया। महिलाओं के मुद्दे को शामिल करने और महिलाओं के नेतृत्व को बढ़ावा देने के लिए बड़े लोकतांत्रिक आंदोलन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जो एक महिला है दूसरे महिला के लिए लड़ना चालू कर दी, प्लस एक आंदोलन तैयार किया जो लोकतांत्रिक अकॉर्डिंग बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। दक्षिण अफ्रीका महिला में नवगठित संघ ने समानता के लिए एक साथ लड़ने के लिए सभी जातियों की महिलाओं को संगठित करना शुरू किया। तो जो कि संगठन था, ये संघ था समानता के लिए सारी महिलाओं को अलग अलग जाति के उनको एक साथ संगठित किया और सभी को आंदोलन में शामिल किया। संघ स्थानीय रूप से शुरू हुआ लेकिन पूरे देश में फैल गया, और ये एक स्थानीय तरीके से शुरू हुआ था लेकिन पूरे विश्व में फैल गया, पूरे देश में फैल गया। सड़क से सड़क तक और ट्रेड यूनियन के भीतर, मतलब कि पूरे सड़कों पर ये आंदोलन फैल गया और पूरे में देखने लगा। इस जमीनी प्रयास ने स्थानीय प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। 1956 में राजधानी प्रिटोरिया पर महिलाओं के मोर्चे में परिणत हुआ। फिर भी उनके काम ने सरकार को अफ्रीकी महिला के लिए पास कानून का विस्तार करने से नहीं रोका। तो इनके काम ने नहीं रोका, तो इनका फाइनली जो इनका विस्तार हुआ और इनके लिए अधिकार मिले और सरकार द्वारा इसे रोका भी नहीं गया। तो गाइस ये कुछ पॉइंट थे जो कि आप इसका कह सकते हैं इसकी जो महिलाओं के प्रभाव प्लस ये रंगभेद क्या होता है। तो ये क्वेश्चन हमने करा दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा गाइस। बाकी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसके लिए आप इस पीडीएफ को परचेज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 23 दिसंबर को आपका पेपर है। अब आपके पास टाइम नहीं है कि आप वीडियो देखेंगे या हम वीडियो अपलोड कर सकेंगे, आपको भी पता है, इसलिए आपको अपनी या तो एसओएल की अपनी बुक उठाइए, उससे आप स्टडी कीजिए, या तो फिर पीडीएफ परचेज कीजिए। अगर आप एसओएल की बुक देखेंगे कम से कम उसमें 150-200 पेज की बुक है और आपको समझ नहीं आएगा, जहां आपको यहाँ 30 पेज के अंदर आपको सारे क्वेश्चन भी आंसर मिलेंगे और आपको समझ भी आएगा। तो वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।